मैं अनिल कुमार टोरंटो कनाडा से बोल रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर हम आज का ट्रिग्नोमेट्री का लेसन शुरू करते हैं। तो मुबशीर, क्या आप अपने बारे में बताएंगे प्लीज? My name is Mubashir. I'm in grade 9, going to grade 10 from September of this year. And I'm starting to learn a lot of trigonometry for the upcoming year in my school. Great. Akshit, can you tell me about yourself? Yes, sir. Hi, I'm Akshit Candivanam from Toronto, Canada, and I'm here once again to revisit and learn new trigonometry topics so it can help me in the future and help me right now as currently I'm on the trigonometry chapter in school. Good. Krishiv, can you tell me about yourself? I'm Krishna Agrawal. I'm in London, UK, and I'm in year 9 studying trigonometry. अभिनव जी, आप अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम अभिनव पांडे है। मैं इंडिया के यूपी से हूँ और हम लोग अनिल सर के साथ ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं। अभिनव जी, ये आपका प्रस्ताव था, इसलिए ये सेशन जो है हिंदी में ही होगा। तो बाकी भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी समझते हैं, बोलने में थोड़ा उनको मुश्किल है क्योंकि वो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप, इंग्लैंड से हैं। मगर हमारा सेशन ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ही बात करें। तो आज की क्लास हमारी जो कि तीसरी या चौथी क्लास है, हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्स देख रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिंपल सा टेंजेंट रेशियो लेकर के। तो मैंने कुछ तैयारी की है आपके लिए, तो वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज जो भी हमारी एप्लीकेशंस होंगी वो बेसिकली टेंजेंट रेशियो को लेके होंगी। आप साइन और कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, मगर आज के एग्जांपल्स मैंने स्पेसिफिकली ऐसे चुने हैं जहां पे टेंजेंट रेशियो इस्तेमाल होगा। तो टेंजेंट रेशियो आपको मालूम है, रेशियो किस चीज का होता है? अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट, राइट? मतलब हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड नहीं कर रहे आप, अपोजिट साइड और एडजेसेंट को इंक्लूड करते हैं, तब टेंजेंट रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड करते हैं तो साइन और कोसाइन रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे के सवाल मैं आपको दूंगा जिसमें साइन, कोसाइन या टेंजेंट कोई भी रेशियो इस्तेमाल हो सकता है, मगर आज का लेसन बहुत सिंपल बनाने के लिए मैंने स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट रेशियो किया है इसका टॉपिक, ठीक है? तो ज्यादातर एग्जांपल्स एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट रेशियो से ही होंगे। जो आप फिगर एक देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने दिखाया है कि कैसे हम उड़ती चिड़िया के पंख का विस्तार, विड्थ कितनी होती है, नाप सकते हैं एंगल नापने से, और अंदाज हो अगर हमें कि कितनी ऊंचाई पे वो उड़ रही है। तो उस तरह का चित्र मैंने आपको बनाया है। मगर जो आज मैं एग्जांपल्स आपके सामने लेके आया हूं उसको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या करा है कि ट्रिग्नोमेट्री को एनालाइज बड़ी अच्छी तरह से किया है और इस तरीके से मैं आपके सामने एग्जांपल्स पेश करूंगा कि हर किस्म का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे सिंपल सवाल होता है हाइट और डिस्टेंस का, जो कि आप ये सबसे पहले देख रहे हैं केस 1। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ केस 1, बेसिक सिचुएशन है, आपको एंगल दिया गया है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप हाइट निकाल सकते हैं, हाइट पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। एक ट्राइंगल में आपको पता है 6 चीजें होती हैं, 3 तो साइड होती हैं और ये 3 एंगल होते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, तो हम ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हैं। एक राइट ट्राइंगल के अंदर एक चीज तो हमें पता ही है, वो ये है कि वो राइट एंगल है, तो एक एंगल पता है। अगर हमें 2 और साइड या 2 और चीजें पता हो तो हम उस ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, तो हमें हमेशा ये ढूंढना है कि कौन सी 3 चीजें पता है और उनसे रिलेट करके हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन है जिसको मैं केस 1 कहता हूं। दूसरा है केस 2, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम 2 जगह से एंगल ले लें, तो हमें बहुत दूर कोई चीज है तो उसका हाइट पता चल जाती है। ये तब लिया जाता है कि जब मान लो कि हम ना बहुत पास नहीं जा सकते, तब हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, 2 जगह से एंगल। बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने एग्जांपल केस 2 के लिए लिया है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं रोज सुबह वॉक के लिए जाता हूं तो जानवरों को देखता हूं, तो देखता हूं कि किस तरीके से वो एक दूसरे से संपर्क करते हैं। केस 3 जो है उसमें किसी चीज की हाइट निकालने के लिए हम 2 एंगल मेजर करते हैं। एक ही पॉइंट से, चाहे किसी बिल्डिंग के ऊपर हो, यहाँ कहीं भी खड़े होके 2 एंगल ले लें।
एक एलिवेशन का और एक डिप्रेशन का, उससे भी हमें हाइट पता चल जाती है, राइट। सो दो एंगल ले लिए, राइट एंगल का हमें कॉन्सेप्ट पता ही है, तीन चीजें हमें पता हो जाती हैं और हम उस एंगल को सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं भाई वो झंडा वहां पे गड़ा हुआ है, उस झंडे की हाइट बताएं, तब हम एक जगह से दो एंगल लेते हैं, एक बेस और एक टॉप, तब भी हम उसकी हाइट निकाल लेते हैं। इस किस्म के भी सवाल आपकी किताब में बहुत से मिलेंगे। मगर सबसे मुश्किल होते हैं जब 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये जो दूसरे दो एग्जांपल्स हैं जो मैं केस 5 और केस 6 कह रहा हूं आपसे, वो हम एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स, ये दो सिचुएशन को लेके बैठ रहे हैं। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ जैसे एक पेड़ है या हमारे आसपास की चीजें हैं या कोई एक बड़ा सा टावर है, उसकी हाइट निकालनी है तो कैसे निकाली जा सकती है, राइट। मगर बीच में बिल्डिंग वगैरह सब चीजें हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग जगह से और हम उसकी टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन निकालें, और अगर हमें ये डिस्टेंस पता है कि जहां से हमने रीडिंग ली है हमने कितने कदम चले हैं, उससे हमको आइडिया हो जाता है कि ये टावर कितना ऊंचा है। टावर एक्सेसिबल है मगर हमें टावर तक जाने की जरूरत नहीं है, समझे ना आप। जैसे आपने एक जगह खड़े होकर एंगल नापा, 100 मीटर चले और दोबारा एंगल नाप लिया, इन दो रीडिंग से आप हाइट निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम लेते हैं जैसे पहाड़ों की ऊंचाई, तो बीच में नदी है, तालाब है, झरने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग जो है ना एक्सेसिबल नहीं होती वो जगह, तो इसीलिए कहते हैं इनएक्सेसिबल, मतलब कि जहां आप पहुंच नहीं सकते। ऊंची पहाड़ियां हैं बड़ी दूर दूर की, माउंट एवरेस्ट की आपको ऊंचाई निकालनी है, अब आप माउंट एवरेस्ट थोड़ी ना पहुंच जाओगे, तो आपको कहीं से भी उसकी लेनी है, तो वो भी हम इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा निकालते हैं कि कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें, और अगर हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन से उस पहाड़ की ऊंचाई भी हमें समझ में आ जाती है कि कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सारी ज्योग्राफी जो आप देखते हैं और उसमें जो नाप तोल किए गए हैं, यानी कि स्टार्स तक की डिस्टेंसेस, वो इसी ट्रिग्नोमेट्री से निकाले गए हैं और यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं। सो सिंपल। अब हम इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। तो दो चीज मैंने आपसे बात करी, एक करी एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों हॉरिजॉन्टल के थ्रू लिया जाता है। डिप्रेशन मतलब नीचे आता हुआ, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो नीचे जो ये लाल वाला दिखाया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से लिया जाता है ऊपर की तरफ, जैसे आप नीचे ऊपर पहाड़ को देख रहे हो, पेड़ को देख रहे हो, तो जो ग्राउंड लेवल से पेड़ तक का एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊंचाई पे, तो ये एंगल एलिवेशन का हो गया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन मेरे ख्याल आपको समझ में आता होगा हम क्या कह रहे हैं। रिलेटेड दो और टर्म्स हैं, मैं चाहूंगा अक्षत क्या आप ये पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ सकते हैं? Yes, sir. Angle of depression. It is the angle which line of sight makes below the horizontal line when looking down at an object. It is also called angle of declination. Correct. And angle of elevation. It is the angle that line of sight makes above the horizontal line when looking up at an object. It is also called angle of inclination. ये दोनों भी रिलेटेड टर्म है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन, राइट। इंक्लाइन प्लेन आप समझ गया ना, तो इंक्लाइन प्लेन जो हो गया वो इंक्लिनेशन एंगल हो गया, वो एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही होता है। इसमें बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी लगाते हैं। tan थीटा जो है वो हाइट ओवर डिस्टेंस है, हाइट ओवर डिस्टेंस tan थीटा है, तो अगर हाइट निकालनी है डिस्टेंस से tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका जवाब आ गया। अगर एंगल निकालना है तो tan इनवर्स हाइट ओवर डिस्टेंस कर दिया, आपका जवाब आ गया। तो जब भी हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो टेंजेंट रेशियो से बड़ी आसानी से हम ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए केस 1 आपके सामने ये एग्जांपल है। मुबशीर, can you please read this question? The angle of elevation of the top of the tree from 40 meters from its foot is 30 degrees. Find the height of the tree. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 40 मीटर की दूरी दी गई है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का दिया है, हाइट निकालनी है, टेंजेंट रेशियो यूज किया, tan थीटा हाइट ओवर डिस्टेंस होता है, हाइट हो गया डिस्टेंस इनटू tan थीटा, तो डिस्टेंस 40 का है, tan ऑफ 30 और आंसर निकाल दिया आपने, 40 इंटू tan 30 और आपका आंसर आ गया। कभी कभी हम इस आंसर को रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना होता है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जीसीएसई में अक्सर होता है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने राउंड करके आंसर लिख दिया, सिंपल है। Krishav, can you please read example number 2? The angle of elevation of the top of the tree from the eye level of an observer 1.6 meter tall is 50 degrees. Find the height of the tree if the observer is 60 meters away from the tree. इसमें और पिछले सवाल में एक ही फर्क है, यहाँ पे हाइट
आई की जो है 1.6 मीटर दी गई है, इसलिए हमारे पास एक ऊपर ट्रायंगल बनता है जो कि पिछले सवाल की तरह है। तो वो तो हाइट निकाली थी, मगर आंसर में 1.6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हाइट तो 1.6 को भी जोड़ के होगी। तो वो मिस्टेक आप लोग ना करें। तो tan थीटा आपको मालूम है हाइट ओवर डिस्टेंस होता है, हाइट डिस्टेंस इंटू tan थीटा हो गया, तो वो आपने निकाल दिया, जो कि इस केस के अंदर 7.5 मीटर आता है 60 इंटू tan 50 डिग्रीज, और उसमें आपने 1.6 जोड़ा और 73.1 मीटर आपका जवाब आ गया। देखा, सिंपल है ना? अभी तक सब चीजें आसानी से समझ में आ रही हैं? Sir, हाँ जी। just a quick confirmation. So you add 1.6 after you calculate tan 50, right, sir? Yeah, after you calculate y. So once you calculate this distance y, right, then you Yeah. add this distance, which was the eye level, correct? So Yes. don't forget to miss it out. That is why I took Okay, this sir. example. Now let's move on to the next case. Akshit, can you please read what have I written here? Yes, sir. Model real life situation. A badger with poor eyesight depends on the honey guide bird to locate beehive, and the bird gets treat to sweet honey as the strong claws of the badger rips apart the beehive. Normally, the bird points at an elevation angle, alpha, then fly closer to the tree pointing at an angle beta. Badger has worked out a formula to calculate the distance and height of the beehive from these observations. Badger visualizes the situation as shown in the figure and works out the distance using the formula. तो आप ये देखेंगे कि ये एक सिम्बायोसिस रिलेशन है दोनों के बीच में। बैजर एक जानवर है जिसके क्लॉज बहुत स्ट्रांग होते हैं, और दूसरी हनी सीकिंग बर्ड है। तो हनी बर्ड को आसानी से पता चल जाता है कि ये बीहाइव है किधर। बीहाइव पेड़ के ऊपर कहीं है, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बीहाइव को रिप करके उसमें से जो है हनी निकाल पाए। तो वो काम बैजर कर सकता है। तो क्या करती है वो बर्ड कि बर्ड एक जगह बैठ करके बैजर को कहती है, देखो इस एंगल पे जो है ना बीहाइव है। तो बैजर को समझ में आया, अच्छा तो उनकी दोस्ती है। तो वो कहता है अच्छा इस एंगल पे यहाँ पर है। फिर वो थोड़ी सी दूर और जाती है, दोबारा बताती है अब एंगल ये हो गया जब मैं उसके पास जा रही हूँ। तो वो एंगल अल्फा और बीटा और ये डिस्टेंस डी बता देती है बैजर को। बैजर अपना फॉर्मूला लगा करके पता कर लेता है कि पेड़ की कितनी ऊंचाई के ऊपर वो बी हाइव है उसे। तो उसे समझ में आ जाता है। तो इसका हमने फॉर्मूला दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस x है उसका फॉर्मूला डी tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा, और हाइट जो है वो इस फॉर्मूले से निकल आती है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें और फोटो ले लें। हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है, तो अब वो प्रूफ देखें, बड़ा सिंपल है। तो टेंजेंट रेशियो का ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो वही है कि हमने 2 पॉइंट से एंगल दिया और हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है। कई सवालों में ये होता है कि ये पॉइंट दूसरी तरफ भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। खैर इस सवाल को देखें। जो tan बीटा है, यानी कि अगर हम पहला वाला छोटा ट्रायंगल लें tan बीटा, तो tan बीटा रेशियो है हाइट और x का। तो tan बीटा हो गया हाइट और x का रेशियो, इसका मतलब हाइट x टाइम्स tan बीटा हो गई। तो हमें हाइट h पता चल गई, x टाइम्स tan बीटा होती है। ओके, अब हम बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं ADC। तो जो ये बड़ा ट्रायंगल है उसमें tan अल्फा जो है वो हाइट और d प्लस x का रेशियो है। ठीक है, तो d और x को जोड़ दिया, हाइट प्लस d प्लस x का रेशियो है। तो हमारे पास वहां पे फॉर्मूला आ गया हाइट इज d प्लस x इंटू tan अल्फा। तो हमारे पास हाइट के 2 पर्टिकुलर रिलेशंस आ गए ना। यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी एक इक्वेशन बन जाती है जिसमें से हमने h एलिमिनेट कर दिया। देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल थे, एक h और एक x। So Akshat, you joined back. What we did was we first solved the smaller triangle. In the smaller triangle, we related tan beta with height and h, and then in the bigger triangle, we related tan of alpha with height and d plus h. तो height is equals to x tan beta and height equals to d plus x tan alpha. ये 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, दोनों हाइट को हमने एक दूसरे से रिलेट कर दिया। तो हमने एलिमिनेट कर दिया हाइट, इसमें एक ही अननोन है x। इसको सॉल्व करने के बाद सबको एक साथ लेके आए, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई d tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखा आपने? तो हमारे पास ये डिस्टेंस x आ गया और हमें मालूम है हाइट जो है वो x टाइम्स tan बीटा है। दोनों एंगल हमें पता है। इसके अंदर आपको मालूम है हमारे को तीनों चीजें पता है, d भी पता है, अल्फा भी पता है और बीटा भी पता है। इसका मतलब हमने हाइट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले के साथ। तो ये एक आपका जनरल फॉर्मूला हो गया जो कि इस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस किस्म के हर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। समझे ना?
तो मैं आपको कोई भी एंगल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं ये एंगल 30 डिग्रीज है और ये एंगल 60 डिग्रीज है और ये हाइट 100 है, तो ये डिस्टेंस 100 है, तो हाइट क्या होगी? फॉर्मूले में डालें और जवाब निकालें। तो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस मेथड? हाउ डू वी सॉल्व सच अ क्वेश्चन? करेक्ट, सिंपल है ना। देखिए तीसरा sir. एग्जाम्पल, तीसरा केस ये था जो मैं आपसे कह रहा था, एक ही जगह से हम दो एंगल निकाल लें, राइट? पहले हमने दो डिफरेंट जगह से एंगल निकाले थे, अब एक ही जगह से दो एंगल निकालने तब भी हमें हाइट पता चल जाती है, ठीक है? तो मुबशीर, कैन यू प्लीज रीड दिस एग्जाम्पल? From the top of a building 21 meters tall, the angle of elevation of the top of taller building is 46 degrees. The angle of depression of the base of the taller 439 degrees. What is height of the taller building? करेक्ट। तो आपको एक ये हाइट मालूम है छोटी बिल्डिंग की, और वहां से जब आप चढ़ के गए तो आपने दो एंगल मेजर किए और आपको ये निकालनी है कि बड़ी बिल्डिंग की हाइट क्या है। ये भी सवाल बड़े कॉमन सवाल हैं, तो सीधा टेंजेंट रेशियो से निकल आता है ये सवाल का जवाब। तो पहले हमें ये मालूम है 21 है, तो ये हाइट भी 21 हो गई, यानी कि ये हाइट हमें पता है। इस हाइट को पता होने की वजह से हमने tan रेशियो करके ए और बी की नाप ले लिया कि ए और बी कितना है। तो ये आपने देखा ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हमें दिया गया है एंगल 39 जो है वो नीचे वाले का एंगल है, और 21 tan जो है वो बी डी की हाइट है। तो इसका इस्तेमाल करके टेंजेंट रेशियो को हमने इस्तेमाल किया, tan of 39 is BD over AB, right? Tan of 39 is BD over AB. So Akshat, you missed a bit of it. You kind of connection dropped. Yes, sir. So I'm having we are connection trying to problems. we are trying to solve this question. So Akshat, can you Yeah. please read this question quickly? Yes, sir. From the top of a building 21 meters tall, the angle of elevation of the top of a taller building is 46 degrees. The angle of depression of the base of the taller is 15.39 degrees. What is the height of the taller building? Correct. So एंगल ऑफ डिप्रेशन 15.9 नहीं लिया है, 39 लिया है, टाइपिंग एरर है। Okay, sir. 39. हाँ 39। तो पहले Yeah. अब ये छोटा ये सब इसमें हमारे पास तीन साइड दी गई हैं, एक 90 डिग्रीज और एक हाइट 21.0 और एक एंगल। क्योंकि इसकी तीन साइड दी गई हैं इसलिए हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो tan of 39 जो कि रेशियो है हाइट ओवर डिस्टेंस का 21 ओवर ए बी, वहां से हमने बेस ए बी की लंबाई निकाल ली। ए बी इज 21 ओवर tan 39 जो कि आ गया 25.93। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने ऊपर वाला ट्राइंगल सॉल्व कर दिया क्योंकि अब हमें मालूम है ये राइट एंगल है और हमें बेस मालूम है ए बी और एंगल मालूम है। तो tan of 46 से हमको निकल आ गया सी बी क्या है, सी बी ओवर ए बी। तो सी बी जो है वो ए बी इंटू tan 46 है। वैल्यूज डालकर कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया और वो हमको ए बी की हाइट पता चल गई। ए बी की हाइट और 21.0 हाइट जोड़ने से बिल्डिंग की हाइट पता चल गई जो कि 52.8 मीटर्स निकल आती है। क्लियर हो गया सवाल आपको? तो इस किस्म के भी सवाल आते हैं, राइट? अब हम अगला केस लेते हैं जो कि है केस 4। केस 4 में क्या कर रहे हैं, एक ही जगह से दो एंगल ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अक्षत ये सवाल जरा पढ़ें। Yes, sir. Anil wants to find the length of the pole AB that is on the roof of a building CB. The angle of elevation of A and B are 50 degrees and 36 degrees respectively from D. The distance CD is 50 meters. Find the length of the pole. करेक्ट। तो हमको ये डिस्टेंस दिया गया और एंगल्स हमें पता है, हम इस ट्रायंगल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमें निकालनी है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम पूरी लेंथ निकाल कर ए बी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हमने पहले कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करेंगे? पहले हम ट्रायंगल सॉल्व करेंगे ए सी डी। तो हमने ए सी डी ये 50 डिग्रीज का एंगल लिया और ए सी ओवर डी सी 50 डिग्रीज के एंगल से हमने टोटल हाइट ए सी निकाल ली। ए सी की हाइट हो गई डी सी इंटू tan 50, करेक्ट? सो ए सी आ गया 59.58। अब हमने छोटा ट्रायंगल लिया और वहां से हमने बी सी की हाइट निकाल ली। आप इसमें आगे पीछे भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी सी होगी बेस इंटू tan ऑफ द एंगल, तो वो आ गया 36। दोनों का डिफरेंस निकाला और जवाब निकल आया। तो हमने देखा आगे एक ही पॉइंट से दो एंगल मेजर करने से, और अगर हमें डिस्टेंस पता हो तो हम इजीली इस किस्म के सवाल कर सकते हैं। अब हम लेते हैं केस 5
अब केस 5 3 डायमेंशनल का केस है। हमारे यहाँ सीएन टावर है, तो सीएन टावर जो है डाउनटाउन में है, इसकी अगर हमें हाइट निकालनी हो तो हम हाइट कैसे निकालेंगे? कृषव, कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन? To find the height of CN Tower in downtown Toronto, Canada, Arnold took advantage of the perpendicular road. A crossing where the east-west road intersects the north-south was selected at point O. OT was marked as the baseline, 50 meters long, where T is due east of O. Angle of elevation to the top of CN Tower from T is 75 degrees. Find the height of CN Tower if O is 110 meters due south of the tower. देखिए कितनी आसानी से हम सीएन टावर की हाइट निकाल रहे हैं डाउनटाउन में टहलते हुए। दो रोड्स दी गई हैं जो कि राइट एंगल पे हैं, और वहां से हमने एंगल मेजर करा और हाइट निकाल दी। ये हमें डिस्टेंस नाप सकते हैं कि हम कितना चले थे, राइट, कितने डिस्टेंस हम चले थे, वो 110 और 50 मीटर्स दी गई है। इस किस्म के सवाल में अक्सर ड्राइंग बनाना मुश्किल होता है, बाकी सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। तो अब आप देखिए ये ड्राइंग जो है वो इस सवाल को रिप्रेजेंट करती है। तो आप एक बार फिर इस सवाल को ठीक से पढ़ें और ड्राइंग को देखें किस तरीके से ड्राइंग बनाई गई है। ये सीएन टावर है जिसकी हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। तो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन इन ट्राइंगल एनओटी। जो ये ट्राइंगल नीचे आपको दिया गया है ये रोड पे है जहां पे सब मेजरमेंट्स दिए जा रहे हैं। एंगल एनओटी इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ये रोड्स 90 डिग्रीज पे हैं इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से ये दो साइड पता है, हमने निकाल दिया एन टी कितना होता है पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करके। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करी और हमको पता चल गया ये वाला डिस्टेंस कितना है, जो कि 120.83 मीटर्स निकल के आया। अब हमें ये मालूम है एंगल ऑफ एलिवेशन 75 का मालूम है, इजीली टेंजेंट रेशियो करके हम इसे निकाल सकते हैं, जो कि अपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड का रेशियो है। तो tan ऑफ 75 डिग्रीज सीएन टावर की हाइट डिवाइड बाय tn हो जाता है। तो cn tn इंटू tan 75 हो गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। देखा आपने कितनी आसानी से हमने सवाल का जवाब निकाला। इज दैट क्लियर? Sir, यस। I had a question relating to case 4, which is from the textbook. Okay. Yeah. So it was a wind tower at the top of a hill casts a shadow 30 meters. Wait, let me make a kind of, okay, again, can you please read what kind of question it is? Yeah, read it please. Yes, sir. So a wind tower at the top of a hill casts a shadow 30 meters long along the side of the hill. An observer at the farthest edge of the shadow from the tower estimates the angle of elevation to the top of the tower to be 34 degrees. If the slope of the hill is 13 degrees from the horizontal, how high is the tower to the nearest meter? Your actually question is combination of our previous case and this kind of a question. Let me just tell you, you're saying there is a hill, right? So this is kind of Yes, a hill, and you are given and there is a tower on top of the hill, right? So Yes, sir. that is the tower on top of the hill, which is casting a shadow. Shadow is this. That is the Yeah. shadow, right? Now, can you please read the question again so that I can write down all the values which are given? Yes? Yes, sir. So a wind tower at the top of the hill casts a shadow that is 30 meters along the side of the hill. And an observer at the farthest edge of the shadow from the tower estimates the angle of elevation to the top of the tower to be 34 degrees. Oh, If the slope of the hill is 13 degrees from the horizontal, how high is the tower to the nearest meter? very good. So इसमें जो confusion create करता है वो person standing at the tip of the shadow. Let's say this is the person standing at the tip of the shadow और ये tower है. Let me say TO is the tower. Okay. तो meaningful अगर हम नाम देना what is इसकी तो easy हो जाता है communicate करने के लिए. तो हमको ये person की length पता है base से, मगर आप ये देखिए ये angle है 13 डिग्रीज का और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 34 डिग्री का है। इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हमारा हुआ 34 माइनस 13, राइट? तो ये 21 डिग्री का एंगल हुआ। देखा आपने? तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हम नीचे वाला सवाल ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है तो पहले हम ये सवाल सॉल्व करेंगे और ये हाइट निकालेंगे। हमें शैडो मतलब में शैडो 30 मीटर्स है, राइट? हाइपोटेन्यूज पता है हमें एंगल पता है और ये वाली साइड निकालनी है अपोजिट साइड। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा? Sir, you
So you'd use the sine ratio, right, sir? 'Cause you साइन know the- रेशियो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज पता है, तो सबसे पहले आप साइन रेशियो से आप कहेंगे साइन ऑफ दिस एंगल 13 डिग्रीज, यू से साइन ऑफ 13 डिग्रीज is equal to O, let us say this is S, right? So we say Yeah. OS over PO. So हमें यहाँ से OS निकल आया, OS equals to PO times sin of 13 degrees. PO दिया हुआ है, लेंथ कितनी है 30 मीटर्स, 30 इंटू Yes, sir. साइन ऑफ 13 डिग्री। तो ये आप वैल्यू निकाल लें तो आपको ये निकल आई। तो आपने ये लेंथ निकाल ली। अब आप बड़े ट्रायंगल को सॉल्व कर लें। बड़ा ट्रायंगल टेंजेंट रेशियो से निकल आएगा, ठीक है। फिर आपने देखा tan ऑफ टोटल एंगल है 34, राइट? टोटल एंगल 34 का दिया हुआ एलिवेशन इज TS ओवर PS, राइट? Yes, sir. अब PS भी निकाल सकते हैं, PS भी निकाल सकते हैं इसी रेशियो से। PS कैसे निकलेगा? PS इज 30 मीटर्स है, cos ऑफ 13, ओहो, क्योंकि बेस है ना ये, तो PS भी निकल आया। तो PS भी मालूम है, तो यहां से हमको निकल आया TS कितना है, टोटल हाइट कितनी है। तो TS इज इक्वल्स टू PS इंटू tan ऑफ 34। ये वैल्यू डाली और TS निकाल दिया, तो डिफरेंस TO क्या हुआ? TS माइनस SO, इज इट ओके? तो आपको आंसर आ गया। तो इस किस्म से आप कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं इस सवाल को, मगर ये बहुत ट्रिकी सवाल है क्योंकि इसके अंदर जो झंडा गड़ा हुआ है वो प्लेन ग्राउंड में नहीं है, हिल के ऊपर है। तो ये आपने देखा, ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा अक्षित ने। ये हिल है, हिल के स्लोप को लिया गया है 13 डिग्रीज, इसलिए हमारे इस किस्म का ट्राइंगल बना है। समझे अब आप लोग? बहुत ही सुंदर सवाल पूछा अक्षित, थैंक्स अ लॉट। चलिए अब आगे चलते हैं और केस 6 लेते हैं। अब हम आए 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशनल फिगर्स में फोटो बनानी, पिक्चर बनानी बड़ी मुश्किल होती है। तो ये देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसमें पिक्चर बना रहे हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि कृषिव आप इस सवाल को पढ़ें। The angle of elevation to the top of the tower is 30 degrees from a point A to the south of it. The angle of elevation to the top of the tower from another point B to the west of the tower is 40 degrees. Find the height of the tower if the baseline distance AB is 45 meters. करेक्ट। तो देखिए, जब इसमें ये दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 32 डिग्रीज फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ इट, इसका मतलब हमें नॉर्थ साउथ की लाइन लेनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ की लाइन, जैसे 3 डायमेंशनल फिगर बनती है ना एक्स वाई जी एक्सिस, हमें वैसे एक्स वाई जी एक्सिस बनानी है। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जी एक्सिस। देखा आपने? तो अगर आप एक्स वाई जी एक्सिस के अलोंग डायग्राम बनाएंगे तो आपको सही पिक्चर आएगी। क्योंकि सवाल दिया है साउथ, तो इसलिए मैंने जो पिक्चर बनाई है इसमें इसको मैंने साउथ रखा है और ये साइड नॉर्थ रखी है। समझ गए ना आप? तो ये आप देख रहे हैं, तो जो मेरी रोड साउथ से नॉर्थ जा रही है वहां 32 डिग्रीज का एंगल बन गया, देखा आपने? और टावर को मैंने बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर दिया जो कि ओटी है इसके अंदर। तो टी से 32 डिग्रीज का एंगल ये निकल आया। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया? Yes, sir. So, sir, point B is due A, west, A. right, sir? या सो ए साउथ, करेक्ट। सो Yeah, नॉर्थ and- साउथ हो गया। अब हम आए दूसरे स्टेटमेंट में जो कि है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी ड्यू साउथ ड्यू वेस्ट। तो वेस्ट जो है ये नॉर्थ साउथ हो गया, तो ये वेस्ट हो गया हमारा, ये ईस्ट है, ठीक है ना? ये ईस्ट है और ये वेस्ट हो गया। 3 डायमेंशनल देखा आपने? ये फ्लोर है ग्राउंड के अंदर, ईस्ट वेस्ट हमने निकाल दिया। तो ये वेस्ट से 40 डिग्रीज का एंगल देख लिया आपने, बी पॉइंट। तो ये हमारा दूसरा डायग्राम हो गया। बी टी हमने बनाया एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। अब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द बेस डिस्टेंस लाइन इज 45। ए और बी की लाइन हमें 45 मीटर दी गई है। तो आपने देखा ये पिछले सवालों की तरह हो जाता है, 2 हमें एंगल दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। टैन रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। टावर क्योंकि इस जमीन में खड़ा हुआ है इसलिए वो दोनों तरफ 90 डिग्रीज के एंगल बना रहा है। देख रहे हैं आप ये 90 डिग्रीज के एंगल्स, सब तरफ 90 डिग्रीज के एंगल है।
तो अब हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज, आप सबको ये डायग्राम समझ में आया? Yes, sir. अभिनव, आप बताएं ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया है? हाँ सर। वेरी गुड। तो ये बहुत जरूरी है। 3 डायमेंशन के अंदर आप एक्स वाई जी प्लेन लें, जैसे एक कॉर्नर ऑफ द रूम है। जब आप अपने कॉर्नर ऑफ द रूम को देखते हैं ऐसे ही दिखता है आपको, तो उसमें आप ये देखें कि नॉर्थ क्या रखना है, साउथ क्या रखना है, ईस्ट क्या रखना है, वेस्ट क्या रखना है, तो बड़ा आसानी से सवाल हो जाता है। अदरवाइज ये सवाल मुश्किल होता है। अब डायग्राम हमारा तैयार है, अब हम क्या करेंगे? हमें हाइट निकालनी है, एंगल दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है हमको, ये चीज हमको पता है। हमें कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं दिया गया जिसमें 3 चीजें पता हो, तो हमें एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से रिलेट करना पड़ेगा। समझ गया ना आप? कोई भी ट्राइंगल हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें हमें 3 चीजें पता है, इसलिए हमें एक दूसरे के टर्म्स में रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमने ये कैसे निकाला है। अक्षत, कैन यू प्लीज रीड द सॉल्यूशन? Yes, sir. Step 1, relate height h, find distance of observation points from foot of the tower in terms of height h. So tan Correct. 32 is equal to h over OA. राइट, So you just find OA, sir, by Yeah. by switching them 1.6 around. h, करेक्ट। हाँ, Yeah. Hmm. And then tan 40 equals to h over OB. So Yeah. you do the same for OB and you get 1.19 h. तो हमने दोनों ओ ए और ओ बी एच के टर्म्स में निकाले। देखा, जब आपको 2 ही चीजें पता है, 3 चीजें नहीं पता है, तो डिपेंडेंट इक्वेशन हो गई। तो हम जो निकालेंगे सॉल्यूशन वो एक वेरिएबल के ऊपर निकालेंगे। तो हमने कहा ओ ए और ओ बी दोनों जो हैं वो 1.6h और 1.19h हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से देखिए क्या निकाला। हमने 2 साइड निकाली है, O to A और O to B, जो कि एक रोड साउथ जा रही है, दूसरी वेस्ट जा रही है, और इस रोड में हमें तीसरी साइड पता है कि ए और बी का डिस्टेंस जो है वो 45 मीटर्स है, और हमें ये भी पता है साउथ और वेस्ट का एंगल क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है। ठीक है ना, तो ये एंगल 90 डिग्रीज है। तो हमने पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारी इक्वेशन में अब वेरिएबल केवल h रह गया, हमने दोनों रिलेशन हाइट h के रिलेशन में निकाले थे, 1.6 एंड 1.19h। तो ए बी स्क्वायर जो है वो 45 हमें पता है, स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 स्क्वायर प्लस 1.9h स्क्वायर, और इस पाइथागोरियन थ्योरम में से केवल एक ही वेरिएबल है h, जो हमने आइसोलेट करके हाइट निकाल दी। देखा आपने कितनी ब्यूटीफुली ये सवाल किया गया। बहुत ही मुश्किल सवाल है, मगर इतनी आसानी से किया गया अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देख, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes, sir. Very good. Now let's take the last example in this particular case, again a 3D figure. So Krishiv, can you please read this last example? Anil and Ben are watching a falcon perched on a nearby branch of a tree. Anil is facing north and has an angle of elevation of 20 degrees to the bird. Ben is facing west. Ben sees the bird at an elevation of 16 degrees. Determine the height of the falcon if the distance between Anil and Ben is 150 meters. वैसे ही सवाल है, हमने 2 एंगल ऑफ एलिवेशन पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। देखा, हमने आपके साथ जो 6 केसेस बनाए हैं, इतने सिंपल बनाए हैं कि अब हमें इनएक्सेसिबल है, हम वहां बर्ड तक तो नहीं पहुंच सकते, मगर यहां से हम हाइट निकाल सकते हैं बर्ड की। तो 2 फ्रेंड्स हैं, साथ में गए, उन्होंने कहा भाई जरा 100-150 मीटर की दूरी पे खड़े हो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेजर कर लो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बड़ा आसानी से मेजर होता है। क्लिनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। दोनों ने क्लिनोमीटर लगाया और एंगल निकाल दिया, आपस का डिस्टेंस तो पता ही था, सीधे ही कैलकुलेशन से हाइट निकल आई। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान है। पहले हमने tan रेशियो से हाइट निकाली, tan of 20 इज इक्वल टू h ओवर AO, जो कि ये साइड है, वो वहां से AO h के टर्म्स में निकल आया। वैसे ही हमने इस तरफ से भी BO को निकाल दिया, राइट। ये हमें मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल किया जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, और वहां से हमने हाइट को आइसोलेट करके आंसर निकाल दिया, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछला सवाल किया था। फर्क ये है कि इस समय दूसरे एंगल से देखा जा रहा है, मगर देखा जाए तो सवाल वही है। तो घुमा फिरा कर इसी 6 टाइप के सवाल होते हैं आपके पास, कभी tan रेशियो, कभी साइन, कभी कोसाइन, डिपेंडिंग ऑन हमें दिया क्या है। मैंने इन एग्जांपल्स में खास तौर से ऐसा लिया कि सब जगह tan रेशियो का इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, क्या आपको समझ में आया ये 3D फिगर और इसका सोल्यूशन? Yes, sir. और डायग्राम देखिए, ये कॉर्नर ऑफ द रूम है, और आपने देखा XYZ एक्सिस, हर डायग्राम ऐसे ही बनेगा 3D फिगर का, हर डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर आपने ऐसे बना लिया पहले
उसके बाद आप कह रहे हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से हो गया, ये वहां से हो गया, ये इसके बीच में डिस्टेंस हो गया, काम खत्म। इतनी आसानी से सवाल होते हैं 3D के। तो बेस अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो 6 केसेस थे आपको सबको समझ में आ गए? अभिनव जी समझ में आ गए आपको? हाँ सर। अब मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेके आया हूं क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो हम देखते हैं कि टेंजेंट रेशियोज जो होते हैं ना, उसको हम उड़ती चिड़िया है उसको हम कैसे उसका बारे में पता करें कि कितना विंग स्पैन है। मैं एक्चुअली नेचर लवर हूँ, तो बर्ड्स के विंग्स के अलग अलग साइज होते हैं। हमें अक्सर ये पता होता है कि इस चिड़िया का विंग साइज क्या है ना। आप अगर कोई भी किताब खोलें, आप देखें एल्बेट्रॉस है, उसका विंग साइज क्या आपको मालूम है? तो अक्सर हमें विंग साइज पता होता है कि ये जो स्प्रेड है कितनी है। अगर आपको एंगल पता है तो आप हाइट भी निकाल सकते हैं, कितनी हाइट पे चिड़िया उड़ रही है। देखा आपने तरीका? और इसके मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हैं। अक्षत, आई लाइक यू टू रीड दिस एग्जांपल। Yes, sir. Determine the angle which bald eagle with wingspan W of 2.5 meters subtends at an observer eye flying 100 meters directly above him. करेक्ट। तो अगर आपके ऊपर चिड़िया 100 मीटर्स की ऊंचाई पर उड़ रही है, इस समय मैंने बॉल्ड ईगल लिया है जिसका विंग स्पैन नॉर्मली 2.5 मीटर्स होता है। हमें पता है इन सबके विंग स्पैन कितने होते हैं, और अगर हमें ये पता करना है कि ये एंगल कितना हो रहा है, हम सवाल को अलग तरीके से घुमा सकते हैं। एंगल मेजर कर लिया तो हमें ये पता करना है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, टेंजेंट रेशियो से निकलता है। और विंग स्पैन, हाइट और इस एंगल के रिलेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं फॉर्मूले। इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम आसानी से ये सब सवाल कर सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या कैसे। कृष्ण, कैन यू प्लीज रीड द सॉल्यूशन? Figure, let's trace the situation. Assume AB equal to 2.5 meters wingspan. Observer at O, 100 meters below. Angle AOB is equal to theta. Then angle MOB is equal to theta by 2, where Correct. M is midpoint of AB. करेक्ट। MB equal to 2.5 divided by 2 equal to 1.25 meters. Triangle OMB is a right angle triangle. There is tan theta by 2 is equal to MB by MO equal to 1.25 divided by 100. Theta by 2 equal to tan minus 1, 1.25 Tan by inverse 100 of this, yes. equal to 0.7161 degrees. Theta equal to 2 times 0.7161 equal सिंपल। to तो देखा आपने tan रेशियो से हमने पहले आधा ट्रायंगल लिया, ये आधा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। विंग स्पैन को भी हमने आधा कर दिया, राइट। हाइट हमें पता ही है, टेंजेंट रेशियो से सिंपल एंगल निकाल दिया और एंगल डबल कर दिया, हमारा आंसर निकल आया। तो इस तरीके से ऐसे हम सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, समझे आप? अक्षत, कैन यू प्लीज रीड द नेक्स्ट एग्जांपल? Yes, sir. Determine the height above the ground from which bald eagle wingspan of 2.5 meters will subtend an angle of 1 degrees to the observer directly below on the ground. करेक्ट। अगर हमको एंगल पता है तो हम हाइट निकाल सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। तो इस किस्म के भी सवाल हम बड़ी आसानी से जो है कर सकते हैं टेंजेंट रेशियोज के द्वारा। एक और बड़ी अच्छी एप्लीकेशन। अब मैं आपको आखिरी एग्जांपल देता हूं, हमें बस समय है कि हम अक्सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर या वैसे हम लाइंस लेते हैं, ठीक है। तो लाइन में होता है स्लोप ऑफ द लाइन, y इक्वल्स टू mx प्लस b स्लोप होता है। तो मैं चाहूंगा मुबशिर, कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन? Find the acute angle formed by the falling lines and the x-axis round to whole numbers. करेक्ट। तो पहली लाइन है y इक्वल्स टू x माइनस 1। अगर y इक्वल्स टू x माइनस 1 लाइन है, वो क्या एंगल बनाती है x एक्सिस से, ये हमें निकालना है। तो एंगल जो होता है ना वो tan थीटा होता है। स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, सिंपल सी चीज है। तो हमें सीधे ही एंगल पता चल जाता है जो कि स्लोप के बराबर है। इस इक्वेशन में स्लोप हमें पता है 1 है, हमने स्लोप डाला और थीटा निकाल दिया। तो बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। सो थीटा है tan इनवर्स ऑफ m। तो जो पहली लाइन थी y इक्वल्स टू x माइनस 1, इसमें स्लोप पता है 1 है, इसका मतलब tan थीटा 1 हो गया। इसका मतलब थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1 व्हिच इज 45 डिग्रीज। तो लाइन 45 डिग्रीज का एंगल बनाएगी x एक्सिस के साथ। दूसरी इक्वेशन जो है वो 2/3x प्लस 5 है, स्लोप 2/3 है, सो tan थीटा 2/3 हो गया। थीटा tan इनवर्स ऑफ 2/3 34 का एंगल निकल आया। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस किस्म के सवाल हम निकाल देते हैं। कभी कभी ये सवाल घुमा के पूछा जाता है, वो आपसे एंगल विद x एक्सिस नहीं y एक्सिस पूछ रहे होते हैं। अक्षत, कैन यू प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Find the acute angle formed by the line 12x minus 13y plus 6 equals to 0 and the y-axis. y एक्सिस, x एक्सिस नहीं।
तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा है, आप वही एंगल एक्स का निकालें और 90 माइनस थीटा करके आंसर दे दें, तो आपको वाई एक्सिस से ऐसे, ये बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। तो हमने ये इक्वेशन को रीअरेंज किया, 13y इक्वल्स टू 12x प्लस 6 और डिवाइड किया तो 12/3 स्लोप आ गया। स्लोप क्योंकि 12/3 है, tan थीटा के बराबर में है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 12/13 जो कि आ गया 43। ये 43 का एंगल जो बन रहा है वो x एक्सिस के साथ बन रहा है, हमें निकालना है y एक्सिस के साथ, तो क्या एंगल होगा 90 माइनस थीटा, समझ गए ना आप। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 90 माइनस 43 डिग्रीज, जो कि y एक्सिस के साथ एंगल होगा, समझे। तो इस किस्म से हम सवाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्सिस निकाल सकते हैं। और सबसे डिफिकल्ट सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर दो लाइनें दी गई हैं तो उनके बीच का एंगल कितना है। तो यहाँ पे आप सवाल पढ़ें, कृषव कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। Find the acute angle at which t set of lines intersect. Y equal to half x plus 1 and y equal to 3x minus 1. करेक्ट। तो अब हम दो लाइंस किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ दिया है फाई, ये निकालना चाहते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, एक एक लाइन को लें, देखिए ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, हमने दोनों से एंगल निकाल दिया θ1 एंड θ2, ठीक है ना, अलग अलग जैसे हमने पहले करा था। और फाई एंगल कितना हुआ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है जो कि θ2 है वो आपका θ1 और फाई के बराबर में है, इसलिए फाई जो है वो हो गया θ2 माइनस θ1। यू सी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करके हम इस जवाब आसानी से निकाल सकते हैं। अक्षित कैन यू प्लीज रीड द सॉल्यूशन। Yes, sir. So let us first find each angle line makes with x-axis. So y equals to half x plus 1. So tan θ1 equals to half, which you just inverse tan to find the angle. θ1 equals to 26.6. And you do the same for the other one, y equals to 3x minus 1. And then tan θ2 equals to 3. So inverse that is 71.6 degrees. And then let the lines intersect of an angle of, is that theta, sir? Phi. Okay, phi, and then θ2 equals to θ1 plus phi. Exterior and then phi. angle. Okay, Yeah. and then phi, you just isolate for phi, right, sir? Yes. So phi equals to θ2 minus θ1. So phi equals to 45. So lines intersect at 45 degrees. Do you see that? How beautifully we have solved another question. This is another application of tangent ratios. Tangent is same as gradient or the slope of a line. Okay, and that Sir. helps us to solve such a question. Yes. Sir, so you have to find the like each angle with the x-axis first in order to approach to Yes. the y one, right? That is simpler. Okay. Right? So that is how we should be solving such questions. Do you see how beautifully in our lecture of 40 minutes, we have learned all the 6 cases. These are actually the total cases which you'll come across while working with trigonometric ratios. I have specifically taken tangent ratio. Many examples which we are going to share, I'll send you the questions, will be based on sine, cosine, and trigonometry mixed up. However, these are the simple situation of height and distance where we do only one reading, situation where you do 2 readings knowing the distance between them. And these 2 readings can be done in many different ways, taking angle of elevation or depression, taking angle from same point, taking angle from 2 different points, and the objects can be inaccessible as they may be across a river or a lake. All these situations we can solve height and distance questions and find height of many inaccessible objects using tangent ratio as we did in our example. So is this concept absolutely clear to all of you? Yes, sir. I'd like you to now summarize your learnings. So Mubashir, can you please summarize what did you learn in today's lesson? On the tangent triangles, of how to find the poles, mostly on the poles and the heights. Mostly I focused on that. Krishiv, can you please summarize about your learnings? I learned about 3D trigonometry and how to find height of accessible and inaccessible objects and also the other topics we covered. Great. Akshit, can you please summarize? Yes, sir. So I learned how to better attack 3D problems and how to use tangent ratios in a way that will be easier for you to spend less time and get the answer more efficiently. अभिनव जी, आप बताएंगे कि आपने आज क्या सीखा? सर आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का
हाइट और डिस्टेंस में कैसे यूज हो करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 3D सवाल को कैसे हम कर सकते हैं, वो आज हम लोगों ने सीखा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो काफी ये इंटरेस्टिंग था। इससे हमने 3D के जितने भी हमारे राइट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए हैं। अगले सेशन में हम ये देखेंगे एनी एंगल और ट्राइंगल का तब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसको ठीक से दोबारा देखें और साथ में कुछ सवाल मैं आपके पास भेजूंगा जो आप सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए। आशा है आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम एंड योर टाइम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, माय प्लेजर। Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Have a great day. You too, thank you.